हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। गाइस, हमने कल फॉरेस्ट मेंशुरेशन इससे पहले देख चुके हैं और साथ ही साथ कल हमने देखा था रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री में हमने ये दो टॉपिक कर लिए हैं। वानिकी में रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन और वन क्षेत्र मिति, ये दोनों टॉपिक हो गए हैं। आज हम करने वाले फॉरेस्ट से रिलेटेड लेजिस्लेशन या जो भी विधान से रिलेटेड या विधि से रिलेटेड जो भी वन से संबंधित जितने भी कानून बने हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो लेटेस्ट है उसको देख लेंगे, जो कि फॉरेस्ट एक्ट है 2019 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉरेस्ट एक्ट। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जो बिल आया था, ठीक है, ये जो बिल आया था इसका मेन एम ये था कि इसको हायर मैनेजमेंट पावर्स देना था फॉरेस्ट ऑफिसर्स को। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंधन की जो शक्ति है वो वन क्षेत्र में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको देने की बात कही गई थी फॉरेस्ट एक्ट 2006 में। और अभी जो नया बिल आया है वो भी यही बात कहता है। तो अगर बात करें इंडिया की या भारत की, तो भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबली अगर हम देखें, टोटल लैंड एरिया जितना भी विश्व में होता है, जितना भी भूमि है जो कि फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आती है या ट्री कवर के अंतर्गत आती है, उसका उस केस में इंडिया की जो पोजीशनिंग है वो 10th रैंक पे है। ठीक है, साथ ही साथ लगभग 4,21,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल फॉरेस्ट कवर है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट अगर देखें, जितने भी जनजातीय जो डिस्ट्रिक्ट है या ज़िले हैं उनमें अगर देखा जाए तो लगभग 4,21,000 स्क्वायर किलोमीटर वो वन आच्छादित है। साथ ही साथ अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें इंडिया का तो वह है 21.54%। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइज, इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। हमारा जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है या टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें अगर वन क्षेत्रफल की बात करें या फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.54% या 21.54% है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो लगभग 3% है, जो 2.99 या लगभग 3 आप इसको याद कर सकते हैं। और लगभग 15 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है या 15 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें लगभग 33% से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया में या भौगोलिक क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर, या आप कह सकते हैं कि 15 राज्य और यूटीज़ जो है वो वन आच्छादित है। लगभग 33% टोटल जोग्राफिकल एरिया अगर उनका देखें तो ओवरऑल 15 स्टेट्स और यूटीज़ में। चलिए बात करते हैं, अब जो नया लेजिस्लेशन आया है वो है इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, अधिनियम लिखा है मतलब ये पारित हो चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है या इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या इसमें सुधार होने चाहिए थे, क्या क्या अच्छी बातें इसमें नहीं शामिल की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी भी वन को आप कंजर्वेशन एरिया घोषित कर सकते हैं या इसको आप आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं किसी भी वन को। तो पहला काम तो ये हो गया कि एनी फॉरेस्ट कैन बी डिक्लेयर्ड एज कंजर्वेशन एरिया, या इसको आप आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब फॉरेस्ट का जो संरक्षण है या इसको संरक्षित एरिया घोषित किए जा सकते हैं ना, आरक्षित नहीं, संरक्षित एरिया घोषित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि फॉरेस्ट का जो संरक्षण है या वन का जो संरक्षण है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, और जो जलवायु परिवर्तन है, ये दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर को ऐसा अलाउ नहीं किया गया है कि वो कोई भी केस जो फाइल किया गया है उसको विड्रॉ कर सके। ठीक है, डजंट अलाउ फॉरेस्ट ऑफिसर टू विड्रॉ द केस फाइल्ड अंडर द एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई केस फाइल होता है तो कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर उसको विड्रॉ नहीं कर पाएगा। नए क्लास के फॉरेस्ट को लीगलाइज करना, मतलब लीगल तरीके से कोई भी फॉरेस्ट को कमर्शियल फॉरेस्ट अब घोषित किया जा सकेगा, या इसको वाणिज्य तरीके से आप किसी भी वन को वाणिज्यिक वन घोषित कर सकते हैं। ये कानूनी बन गया है अब ये ऐसे फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करना, ऐसे फॉरेस्ट का उत्पादन करना जिसमें प्राइवेट फर्म्स को भी
आने का मौका मिले, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी अब यहाँ पर आकर के फॉरेस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये अधिनियम, ये सारी चीज़ें, अच्छी बातें इसमें शामिल है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक या जो नौकरशाही जो आप कहते हैं कंट्रोल, वो रहेगा इसमें, और हार्ड लाइन पुलिस अप्रोच रहेगी इसमें। फॉरेस्ट ऑफिसर को ज़्यादा इम्यूनिटी मिल जाएगी अब, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिल जाएगी, उनको छूट मिलेगी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को। साथ ही साथ जो कम्युनिटीज़ है, अगर कोई एक इंडिविजुअल कोई गलती कर रहा है तो इसकी सज़ा जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी को भुगतनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। और कोई भी अगर पैच है फॉरेस्ट का, ठीक है, उसको कमर्शियल प्लांटेशन के लिए दिया जा सकता है। तो आपको जैसे पता है कि अगर वन की बात करें तो वन जो है वो एक धरोहर की तरह होती है किसी भी ट्राइबल एरिया में या किसी भी जनजातीय क्षेत्र में। तो जनजातियों का मेन निवास स्थान होता है वन। अगर आप उसको कमर्शियल प्लांटेशन के लिए देने की बात करते तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। साथ ही साथ उनके जो सांस्कृतिक जो भी उनकी धरोहर या जो उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ है उसको, उस पर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। तो ये भी एक तरीके से इसका एक ड्रॉबैक मान सकते हैं हम, इसकी एक कमी मान सकते हैं इस अधिनियम की। साथ ही साथ ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देगा, मतलब जो भी वाणिज्यिक उपयोग है वनों का, उसको प्रमोट करने की ये इसकी ओर अग्रसर देखने को मिलता है हमको ये अधिनियम। तो इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए देख लेते हैं और कौन से लेजिस्लेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, हो सकता है वो फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाए। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, ठीक है, या वन कार्य योजना। वन कार्य योजना का मतलब क्या होता है, ये वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक, तकनीकी मतलब टेक्निकल, और आर्थिक सिद्धांत मतलब इकोनॉमिकल प्रिंसिपल का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, यही फॉरेस्ट वर्किंग प्लान का एक एम होता है। या वन कार्य योजना, योजना मतलब होता है प्लान बनाना, और फॉरेस्ट वर्किंग प्लान मतलब वन किस तरीके से, वन में किस तरीके से कार्य होना चाहिए और क्या क्या करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके आप लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और आर्थिक जो भी सिद्धांत है या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल है, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल को यूज़ करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका स्कोप देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल करना पड़ेगा इसमें, तो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना है, जो इसके जो ढांचा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो कंपोजिशन ऑफ ग्रोइंग स्टॉक का जो भी कंपोजिशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, साइट एडेप्टेशन। साइट मतलब जिस क्षेत्र में आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ के वातावरण के तरह से उसको ढल जाना, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। मैनिपुलेशन ऑफ स्टैंड्स, अलग अलग स्टैंड्स जो हैं ट्रीज़ की, उनका मैनिपुलेट करना। साथ ही मैनिपुलेट मतलब उसमें चेंजेस लाना। चॉइस ऑफ स्पीसीज मतलब किसी प्रजाति को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चॉइस ऑफ स्पीसीज में लगा सकते हैं। साथ ही साथ प्रोटेक्शन मतलब उनका क्या करना है, आपको उनकी रक्षा करना है। साथ ही साथ रीजनरेशन मतलब मान लीजिए कहीं पर फॉरेस्ट का लॉस हो गया है, उस फॉरेस्ट को रीजनरेट करना। साथ ही हार्वेस्टिंग द प्रोड्यूस, अब जो उपज हो रही है उसकी मतलब अब जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हार्वेस्ट करना या उसकी उपज लेना। अब हार्वेस्टिंग टू मार्केटिंग प्रोसीजर, मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस मतलब अब आपको क्या करना है, जो भी लॉगिंग है मतलब जितना भी लकड़ियाँ हैं, ठीक है, उसको प्लान करना है आपको कि किस तरीके से उसको रखना है, उसके लिए क्या योजना बनाई जानी चाहिए। साथ ही साथ मार्केटिंग डेटा मतलब अगर आपके पास कोई स्टॉक अवेलेबल है तो उसको मार्केट तक पहुंचाना कि हाँ ये स्टॉक है, इसकी डिमांड के अनुसार उसको सप्लाई करना। ट्रांसपोर्टेशन करना मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह उसका परिवहन। ऑक्शन करना, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई सारी जो कोल माइंस हैं उनको ऑक्शन होता है, और इस ऑक्शन के ज़रिए ही जो हमारे राज्य सरकार है उनको राजस्व की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से जो भी वन से रिलेटेड जो भी प्रोड्यूस होता है उसकी भी ऑक्शनिंग होती है। ज़्यादा अच्छी बिडिंग होगी तो उस हिसाब से क्या होगा, अच्छी बिडिंग में अच्छे कीमत में अगर कोई प्रोड्यूस जाता है तो उसको जो किसान भाईजन है हमारे उनको भी बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ जो राजस्व है उसमें भी वृद्धि होती है। तो ऑक्शनिंग का यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा बिटवीन द मार्केट्स एंड द प्रोड्यूसर एंड बायर।
ठीक है। साथ ही साथ में रिवेन्यू मैंने आपको अभी बता दिया कि राजस्व किस तरीके से आप मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अब इसको आपको क्या करना है, इसको प्रशासनिक तौर पर आप इसको क्या करना है, जो फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी मतलब हमारे जो वन है, ठीक है, उसमें जो भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक तरीके से प्रॉपर्टी है। तो अब इन जो भी वन है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, आपको जो भी काम वहाँ पर हो रहा है उसको मॉनिटर कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, मजदूरों का प्रबंधन कैसे करना है, उनके लिए कल्याणकारी नीतियाँ कैसे बनानी है और किस तरीके से उसको लागू करना है ताकि उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो सके। साथ ही साथ फाइनेंशियल कंट्रोल की भी ज़रूरत है, वित्तीय जो प्रबंधन है उसकी ज़रूरत है, इकोनॉमी एफिशिएंसी की ज़रूरत है, मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसका दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ के जो लोग इन्वॉल्व है वन क्षेत्र में। साथ ही साथ रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है प्रेजेंट और फ्यूचर रेफरेंस के लिए। चलिए बात करते हैं वन अधिनियम या फॉरेस्ट लेजिस्लेशन की। सबसे पहला अधिनियम आया था 1927 में, ठीक है, जिसको कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या भारतीय वन कानून, जो कि आया था 1970, अधिनियम आया था 1927 में। फिर उसके बाद आया 1970, देखो 27 का डायरेक्ट, उसके बाद क्या रहा है 72 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि अब संशोधित हो चुका है 1986 में, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया जो 1986 में अब क्या हो चुका है, अमेंडमेंट इसमें हो चुका है या संशोधन हो चुका है। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, देखिए पॉलिसी है ना, ये नीति होती है, ये एक्ट नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 3 बार आई है, एक 1894, 1952, 1988, ऐसे याद रखना है। 1894, 52 और 88, ये 3 में नीति आई है, ठीक है, नीति आई है, पॉलिसी आई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट लेजिस्लेशन। अभी तक जितने भी इसमें विधि फॉरेस्ट के संबंधित जो भी विधि है या लेजिस्लेशन है उससे रिलेटेड जितना भी अभी तक का कानून बना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1865 में एक अधिनियम आया था जिसको कहते हैं फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, IFA, ठीक है, इसको लागू किया गया था 1865 में। फिर 1918 में IFA को अमेंड किया गया। 1927 में, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, भारतीय वन अधिनियम आया। फिर 72 में क्या आया, वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। 76 में वन संरक्षण अधिनियम और 80 में वन संरक्षण अधिनियम फिर से आया और इसी को 88 में वापस से अमेंड किया गया। साथ ही साथ 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 का, उसमें संशोधन किया गया 1991 में, याद रखिएगा। 1991 में ही हमारी LPG थ्योरी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोला गया था। और पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बंद प्रकार की थी, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी प्राइवेट जो पार्टीज़ है या बाहर की जो भी विदेशों की जो कंपनियां हैं उनके लिए हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद थी। लेकिन LPG थ्योरी को जब हमारे भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, नरसिम्हन कमेटी बनी थी उस समय, नरसिम्हन 2, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबली खोलना चाहिए और खोलने के साथ ही हमारे जो भारत है वहाँ पर अलग अलग नई टेक्निक्स आई और टेक्निक्स के साथ साथ में ही जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हुई। और 2008 तक ये जो हमारी जो कंडीशन थी वो दुरुस्त थी। 2008 में फिर वापस से ग्लोबली देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक है, उस क्राइसिस से भी हम उभर पाए। उस समय देन मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने का काम किया था। और 2008 में जब विश्व क्राइसिस से गुजर रहा था हम तब भी अच्छी कंडीशन में थे। तो हम थोड़ा अर्थव्यवस्था में चले गए थे। लेट्स गेट बैक टू द फॉरेस्ट्री। तो मैंने आपको क्या बताया
कि 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अमेंड किया गया था। साथ ही साथ 2001 की बात करें तो 2001 में क्या हुआ, भारतीय जो वन अधिनियम है 1927 का, उसमें संशोधन किया गया। ठीक है, राज्यों ने किया, लेकिन ये वाला जो संशोधन हुआ था ना, ये राज्यों ने किया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 में अब जो अमेंडमेंट हुआ वो राज्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 2002 में अब जैव विविधता अधिनियम आया। अब बात करते हैं 2005 की। 2005-6 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले बिल अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए या जो एसटी होते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, तो उनके लिए फॉरेस्ट राइट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और ये अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, जनजातियों को शामिल करने की अगर बात की जाए तो 2005 में एक बिल आया था। ठीक है, विधेयक लाया गया था। इस विधेयक में बात कही गई कि आपको एसटी को भी इसमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आपके जो वन राइट है या फॉरेस्ट राइट है, उनके अधिकारों को भी शामिल करना चाहिए। और 2006 में ये जो विधेयक है पारित हुआ। इस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या जनजाति है, उनको फॉरेस्ट जो एक्ट है उसमें उनको शामिल किया गया, या जो वन अधिनियम है उसमें शामिल किया गया, उनके हकों की भी बात कही गई। अब बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927। इसमें क्या क्या बात है, तो भारतीय वन अधिनियम का संशोधन 1946 में हुआ था। इस अधिनियम में 13 अध्याय और 86 धाराएं हैं, याद रखिएगा। तो जो 1927 का भारतीय वन अधिनियम या फॉरेस्ट एक्ट था, उसमें सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 46 में हुआ। 13 इसमें अध्याय थे। 13 अध्याय मतलब चैप्टर थे इसमें 13। ठीक है, और धारा मतलब होता है कि इसमें कितने क्लॉज होंगे, तो क्लॉज कितने थे, तो 86 क्लॉज थे इसमें। अब ये अलग अलग चैप्टर को डील करता है कि चैप्टर 1 में क्या है, या जैसे देखी जाए चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से 27 तक कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व फॉरेस्ट की बात कही गई। तो ये अच्छे से याद रखिए, क्योंकि हर एक, जैसे कि आप जानते हैं, हर राज्यों में अलग अलग जो फॉरेस्ट है उसको डिवाइड किया जाता है, कौन सा आरक्षित है, संरक्षित है, मिक्स्ड कौन सा है, खुला कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड होता है। तो ये राज्य के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपको पूछ ले कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में कौन सा चैप्टर ऐसा है जो डील करता है रिजर्व फॉरेस्ट से। तो रिजर्व फॉरेस्ट ये अच्छे से याद रखिए। इसी नेशनल फॉरेस्ट एक्सेट्रा जो हम पढ़ते हैं ना, कि राष्ट्रीय वन है ना, राष्ट्रीय वन एक्सेट्रा पढ़ते हैं, तो ये आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको ये मिलेगा चैप्टर 2 सेक्शन 3 to 27, ये याद रखना। चैप्टर 2 सेक्शन 3 से 27 तक आपका आता है रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत। चैप्टर 4 2 के बाद डायरेक्ट 4 में आना है, तो इसमें 29 से 34 तक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है। और चैप्टर 7, तो आपको कौन कौन से चैप्टर याद रखने हैं भाई, तो चैप्टर याद रखना है 2, 4, 7। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि 2 में 3 से 27, चैप्टर 2 में 3 से 27 तक याद रखना है। तो ये क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट का। फिर उसके बाद 29 से 34 4 में याद रखना है, इसमें क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 7 याद रखना है, जिसमें 41 से 44 तक, तो ये है। अब फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, याद रखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आपसे पूछे भारतीय वन अधिनियम 1927 जो कि संशोधित हुआ 1946 में, तो इसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो वन से रिलेटेड जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के कौन से सेक्शन में बात कही गई, तो चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और धारा है 41 से 44। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। इसके लगातार जो चैप्टर है वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये 6 है। इसमें एक्ट को डिफाइन करने के लिए चैप्टर 1 अथॉरिटीज़ कौन सी अपॉइंट होगी, चैप्टर 2 चैप्टर 3 में हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको 1991 के अधिनियम जो संशोधन हुआ था इस अधिनियम में, उसके तहत इसको हटा दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, ठीक है,
उसमें संशोधन करके जो शिकार के लिए जो वाइल्ड लाइफ है या जो वन्य जीव है, ठीक है, उनके शिकार को हटाने का प्रावधान या शिकार करने का प्रावधान किस में था, जो 1991 में संशोधित करके हटा दिया गया। तो ये चैप्टर 3 में दिया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप खुद ही क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड तो सेक्शन 39 से 49 तक है चैप्टर 5 में, और चैप्टर 6 है ना, ये चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में ये प्रिजर्वेशन और डिफेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये जो एक्ट है उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो गाइज आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कीप स्टडिंग एंड कीप आस्किंग डाउट्स। थैंक यू।